वाह क्या बात है, बल्ले बल्ले। इफ़रा खुशी से झूम रही थी। आज उसे खबर ही ऐसी मिली थी कि आहत कुछ साल के लिए कनाडा जा रहा है और उसके दिल में जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। उसने सोचा आखिरकार इस खड़ूस से उसकी जान छूट गई। अब कोई उसे हर वक्त रोकने टोकने वाला नहीं होगा, कोई उसके छोटे छोटे कामों में दखल नहीं देगा, कोई उसे बेवजह सख्त उसूलों और पाबंदियों में कैद नहीं रखेगा। वह अपने कमरे की तरफ जाते हुए नाचती गुनगुनाती जा रही थी और उसके चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान फैली थी मानो आज उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा, सबसे शानदार और सबसे खुशी का दिन हो। क्योंकि जिस इंसान ने उसकी हर हंसी, हर ख्वाहिश को रोक रखा था, वही इंसान अब कुछ सालों के लिए उसकी दुनिया से बहुत दूर जा रहा था। और ये कुछ साल का वक्त इफ़रा के लिए किसी आज़ादी की पूरी उम्र जैसा लग रहा था। जब उसकी छोटी कजिन शर्मीन ने आकर उसे ये खुशखबरी सुनाई तो इफ़रा के पांव जैसे ज़मीन पर टिक ही नहीं रहे थे। उसका दिल चाह रहा था वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अपनी खुशी सबको बता दे। उसका दिमाग तुरंत आने वाले कल की प्लानिंग में डूब गया। अब वह रात भर अपनी पसंदीदा कोरियन सीरीज के पूरे सीजन देखेगी, वह भी बिना किसी डर के कि कोई दरवाज़ा खटखटाएगा और कहेगा सो जाओ। अब वह अपनी फ्रेंड से घंटों फ़ोन पर बातें करेगी जब तक उसका मन चाहेगा। अब उसे ये डर नहीं रहेगा कि कोई उसे डांट देगा। और सबसे बड़ी बात, अब वह अपनी मर्ज़ी से ऑनलाइन शॉपिंग करेगी, अपनी पसंद के कपड़े चुनेगी, चाहे वह कितने ही अलग रंगों के क्यों ना हो। क्योंकि आहत हमेशा उसे रोकता था और कहता था ये रंग हमारे ख़ानदान की लड़कियां नहीं पहनती, मगर अब उसे इन बातों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं थी। आज उसने पहली बार महसूस किया कि असल में आज़ादी किसे कहते हैं और उसके मन की हल्की हल्की धड़कनें भी अब गुनगुनाहट में बदल गई थीं। अपने इन्हीं ख्यालों में खोई वह लगभग उड़ते हुए कदमों से अपने कमरे की तरफ चली आ रही थी। उसे लग रहा था जैसे आज पूरा आसमान उसका हो, जैसे कोई बंधन अब बचा ही ना हो। लेकिन जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उसके कदम वहीं दहलीज पर थम गए। उसका चेहरा, जिस पर अभी कुछ पल पहले तक मुस्कान खिली हुई थी, अचानक फीका पड़ गया। उसकी आंखें हैरत और डर से फैल गईं और उसके कानों में जैसे चारों तरफ सन्नाटा गूंजने लगा। कमरे की हवा भारी हो गई, मानो सब कुछ एकदम रुक गया हो। कमरे में उसकी मम्मी शहनाज बेगम और उसकी ताई यानी आहत की मम्मी सोफे पर बैठी थी और उनके साथ वही इंसान भी मौजूद था जिसकी रवानगी का जश्न इफ़रा कुछ समय पहले अपने दिल में मना रही थी। आहत का चेहरा हमेशा की तरह संजीदा और बेअसर था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। शायद उसने इफ़रा के मुंह से निकले वे शब्द सुन लिए थे, जान छूटी इस खड़ूस से। उसकी आंखों में गुस्से की एक हल्की सी लहर उठी, मगर फिर जैसे किसी ने उसे दबा दिया। इफ़रा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके कांपती आवाज़ में कहा, ये आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? सब ठीक तो है? उसकी आवाज़ में कपकपाहट इतनी साफ थी कि खुद वह भी सुन सकती थी। ताई ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इफ़रा बेटा अंदर आओ, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने आए हैं। मगर उनकी मुस्कान में कुछ ऐसा छुपा हुआ था जिसने इफ़रा के दिल में खतरे की घंटी बजा दी। वह डरते डरते कमरे में दाखिल हुई और उसके मन में ख्याल आया कि शायद आहत जाने से पहले उसे कोई लंबी चौड़ी एडवाइस देने बैठा है। बैठो यहाँ, उसकी मम्मी ने अपने पास जगह दिखाते हुए कहा। इफ़रा बैठ तो गई, लेकिन उसका दिल अनजाने डर की तरह धड़क रहा था। उसने आहत को देखा जो खामोश बैठा हुआ खिड़की से बाहर देख रहा था, जैसे वह किसी बात का हिस्सा ही ना हो। उसकी मम्मी ने कहा, बात ऐसी है बेटा, तुम्हारी ताई ने कुछ फैसला किया है। ताई ने बोलना शुरू किया, आहत तो कनाडा जा रहा है और तुम भी अब बड़ी हो गई हो, समझदार हो गई हो। इफ़रा को समझ नहीं आया कि आहत के कनाडा जाने और उसकी समझदारी के बीच क्या ताल्लुक़ है। वह खामोश रही। हम सब बड़ों ने मिलकर ये फैसला किया है, उसकी मम्मी ने बात पूरी की। आहत के जाने से पहले तुम दोनों की शादी कर दी जाए। ये एक बात नहीं थी, एयरटेल बम था जो उसके सीधा सर पर गिरा था। थोड़ी देर के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसे सुनाई दे रही बंद हो गया हो। कमरे में बैठे हर इंसान की आवाज़ धीमी पड़ गई और उसके कानों में एक तेज सीटी बजने लगी। शादी, वह भी आहत से, इस अकड़ू से जिससे वह अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नफ़रत करती है और डर महसूस करती है। शादी के बाद तुम भी आहत के साथ कनाडा चली जाना, वहाँ जाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना। अकेले यहाँ क्या करोगी? ताई ने खुशी से और बातें बताईं, जैसे वह किसी इनाम की तरह उसे खुशखबरी सुना रही हूँ।
इफ़रा का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। उसने बेयकीनी से आहत की तरफ देखा। वह खामोश था, मगर उसका बुझा हुआ चेहरा बता रहा था कि वह भी इस फैसले से खुश नहीं है। मम्मी, आहत ने बड़ी मुश्किल से अपने खामोशी तोड़ी। उसकी आवाज़ आहिस्ता मगर मजबूत थी। इस सिलसिले में मेरी पापा से बात हुई थी। मैं इस तरह ज़बरदस्ती के रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। इफ़रा अभी बच्ची है और मैं भी अपने करियर पर ध्यान देना चाहता हूँ। तुम चुप रहो आहत, उसकी मम्मी ने उसे डांटा। बड़ों के फैसलों में बोलने की ज़रूरत नहीं। हम जो कर रहे हैं तुम दोनों के भलाई के लिए कर रहे हैं। आहत की इस बात से इफ़रा को बोलने की हिम्मत मिल गई। नहीं, ये शब्द इफ़रा के मुंह से एक चीख की तरह निकला। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मैं इनसे शादी नहीं करूँगी। मर जाऊँगी लेकिन नहीं करूँगी। वह अपनी जगह से खड़ी हो गई। इफ़रा, तमीज़ से बात करो, ज़बान देखो अपनी कितनी चल रही है। उसकी मम्मी ने गुस्से से बोला। तो क्या करूँ मम्मी, तो क्या करूँ? उसकी आवाज़ में उदासी थी। आप मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला मुझसे पूछे बिना कैसे कर सकते हैं, और वह भी इनसे? उसने रोते हुए आहत की तरफ इशारा किया। आप भूल गई जब इन्होंने मेरी डायरी पढ़कर सबके सामने जला दी, और जब इन्होंने मेरे दोस्तों के आने पर पाबंदी लगा दी थी। ये मेरे लिए शादी नहीं, एक सज़ा है। मैं इनके साथ इफ़रा जाकर कैद नहीं होना चाहती। वहाँ जाने से अच्छा है आप लोग मुझे जहर दे दें। इफ़रा की बात सुनकर आहत की बर्दाश्त टूट गई। वह एक झटके से उठा। उसने अपनी मम्मी को गुस्से भरी नज़रों से देखा, जैसे कह रहा हो, देख लिया आपने? आप इस लड़की से मेरी शादी करवाना चाहती हैं जो मेरे नाम से भी नफरत करती है। फिर अपनी मम्मी की तरफ बढ़ा। आप लोग जो करना चाहते हैं करें, लेकिन इस लड़की ने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। ये कहकर वह एक शब्द और कहे बगैर लंबे लंबे कदम भरते हुआ कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद कमरे में भारी खामोशी छा गई। ताई ने उठकर इफ़रा के सर पर हाथ फेरा। अभी गुस्से में हो, कल तक ठीक हो जाओगी। तुम तैयारी करो बेटा, 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। ये एक ऐलान था। ये ऐलान सुनकर उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसे सजाए मौत दे दी हो। वह रोती हुई अपने बिस्तर पर गिर गई। उसकी सारी खुशी, सारे ख्वाब एक लम्हे में चकनाचूर हो गए। वह आज़ादी का जश्न मनाने चली थी और उसे उम्र की कैद की सज़ा सुनाई दी गई थी। उसने रोते हुए एक फ़ैसला किया कि वह ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी। वह इस अकड़ू के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती थी। उसे कुछ न कुछ करना ही था। उसने अपनी मम्मी से बात करने का सोचा, मगर वह जानती थी कि वह भी बड़ों के फैसलों के आगे कुछ नहीं कर सकती। उसके दिमाग में अपनी सबसे अच्छी दोस्त इकरा का ख्याल आया। एक वही थी जो उसे इस झंझट से निकालने में मदद कर सकती थी। बस वही उसकी बात समझ सकती थी। उसने लड़खड़ाते हाथों से अपना फ़ोन उठाया और इकरा का नंबर मिलाया। उसे एक ऐसे प्लान की ज़रूरत थी जो उसे इस घटना से बचा सके। वह जानती थी कि ऐसे प्लान बनाने में ही इकरा का किसी से मुकाबला नहीं था। फ़ोन पर इकरा की आवाज़ सुनते ही इफ़रा की आवाज़ का हौसला टूट गया। उसने हिचकी लेकर अपनी दोस्त को पूरी कहानी बताई। अपनी दोस्त को उसकी आज़ादी का ख्वाब एक डरावना ख्वाब बन गया था। किस तरह उसके घर वाले उस खड़ूस के साथ उम्र भर के लिए बंधने जा रहे थे उसको। दूसरी तरफ इकरा अपनी हिम्मत और निडरता पर मशहूर थी। वह खामोशी से सब कुछ सुनती रही। जब इफ़रा की बात पूरी ख़त्म हुई तो इकरा की आवाज़ में एक अपनेपन से ज़्यादा गुस्से की चिंगारी थी। तो तुम क्या चाहती हो? रो तो रही हो और अपनी मौत का इंतज़ार करो। तो और क्या करूं मैं? इफ़रा ने बेबसी से कहा। मम्मी और ताई ने फ़ैसला सुना दिया है। फ़ैसला बदलने के लिए होते हैं इफ़रा। इफ़रा ने पूरे भरोसे वाले लहजे में कहा। तुम सच में उस खड़ूस से शादी नहीं करना चाहती? तो तुम्हें कुछ करना होगा, कुछ बड़ा। क्या करूं? घर से भाग जाओ इफ़रा। इफ़रा ने मायूसी से कहा। तो इकरा ने यही बात के ख्याल को पकड़ लिया। क्यों नहीं, यही एक रास्ता है। सुनो मेरा प्लान। इकरा की आवाज़ में एक जोश। शादी कल शाम को है, ठीक? तुम कल दोपहर को जब सब शादी की तैयारी में बिजी होंगे तो चुपके से घर से निकलकर मेरे पास आ जाओ। एक बार तुम मेरे घर आ गई तो फिर तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब शादी के वक्त तुम वहाँ नहीं होगी तो ये शादी रोकनी पड़ेगी। अगर आहत मुझे ढूंढते हुए तुम्हारे घर आ गए तो? इफ़रा के दिल में एक डर की लहर दौड़ी। अरे यार, उन्हें तो ख्वाब में भी ख्याल नहीं आएगा कि तुम मेरे घर पर हो, और आप भी गए तो तुम टेंशन मत लो, मैं और मेरी मम्मी सब संभाल लेंगे। तुम बस हिम्मत करो। एक बात बताओ, क्या तुम सारी ज़िंदगी उस इंसान के साथ काटना चाहती हो
जो तुम्हें अपनी मर्जी से सांस भी नहीं लेने दे। इकरा के शब्दों ने इफ्रा के अंदर का गुस्सा जगा दिया। वह उसकी बात समझने लगी और सोचने लगी, रोने से कुछ नहीं होगा, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। उसने आंसू साफ किया और गहरी सांस लेते हुए बोली, ठीक है, मैं आऊँगी कल दोपहर को। दूसरी तरफ अहद, जो गुस्से से घर से निकला था और सीधा अपने पापा के पास पहुंचा, वह भी इस शादी के फैसले में पूरी तरह शामिल थे। उसने मिलते ही जाते ही अपने पापा से कहा, पापा देखा ना आपने उस लड़की का व्यवहार, वह मुझसे नफरत करती है और आप चाहते हैं कि मैं उससे शादी करके उसे अपने साथ कनाडा ले जाऊं। ये नामुमकिन है। उसके पापा एक अच्छी और ख़ानदानी सोच के मालिक थे। उन्होंने ठंडी आवाज़ में जवाब दिया, तुम्हारे चाहने और उसके चाहने से अब कुछ नहीं होगा। मैंने अपने मरे हुए भाई और तुम्हारे दादा को ज़बान दी थी कि इफ्रा हमारे घर की बहू बनेगी। ये रिश्ता हमारा ख़ानदान की इज्जत और हमारे वादे का सवाल है। एक ऐसे रिश्ते पर जहाँ दोनों तरफ से खुशी ही नहीं हो तो कैसी इज्जत। अहद ने बहस की, वह मेरे साथ वहाँ खुश नहीं रहेगी और मैं ज़बरदस्ती के बोझ के साथ नहीं रह सकता। तो तुम क्या चाहते हो, हम दुनिया के सामने तमाशा बन जाएं, आखिरी वक्त पर शादी से इनकार कर दें? उसके पापा की आवाज़ तेज हो गई, ये शादी होकर रहेगी अहद, और तुम्हें इस शादी को पूरे दिल से निभाना होगा। तुम उसे अपने साथ ले जाकर उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाओगे। वक्त के साथ वह खुद ही समझ जाएगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। अहद अपने पापा के सामने बेबस था। वह एक तरफ अपने उसूलों और दूसरी तरफ ख़ानदान की इज्जत और अपने पापा के फैसले के बीच में फंस गया था। उसे इफ्रा की आंखों में अपने लिए नफरत साफ नज़र आ रही थी और ये ख्याली उसे तकलीफ़ दे रहा था कि एक ऐसे रिश्ते में उसे बांधा जा रहा है जिसकी बुनियादी नफरत पर बनी रही हो। वह गुस्से और बेबसी के मिलते जुलते हालत में वह अपने कमरे में चला गया। उसे लगा वह और इफ्रा एक ही कश्ती में सवार है, जहां उन लोगों की मर्जी के खिलाफ उन्हें एक तूफ़ानी समुद्र में धकेला जा रहा था। अगले दिन घर में शादी की तैयारी सातों आसमान पर थी। हर तरफ मेहमानों की चहल पहल और खुशियों का समा था, मगर इफ्रा के दिल पर जैसे कोई भारी पत्थर रखा था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वह इकरा के प्लान के मुताबिक अपने वफादार नौकर को कुछ पैसे देकर साथ में मिला लिया था। दोपहर के खाने के बाद जब सब मेहमान इकट्ठे बैठे थे और घर के सब लोग शादी की तैयारी में बिजी थे, इफ्रा ने मौका देखा, बुर्का पहना और अपना छोटा सा बैग लिया और नौकरानी की मदद से किचन के पिछले दरवाजे से बाहर की ओर निकल गई। घर से निकलते ही गली के कोने पर एक रिक्शा उसका इंतज़ार कर रहा था। वह लड़खड़ाते कदमों से रिक्शे में बैठी और इकरा के घर का पता बताया। जैसे ही रिक्शा आगे बढ़ा तो उसने अपने घर की तरफ एक बार देखा। वह नहीं जानती थी कि उसका ये कदम उसे उसकी ज़िंदगी में किस मोड़ पर ले जाएगा, लेकिन उसे यहाँ से निकलने का बस एक यही रास्ता दिख रहा था। इफ्रा के घर से भागने के बाद वक्त तेज़ी से बीतता गया। घर में किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई कि उनकी होने वाली दुल्हन की शादी से फरार हो चुकी है। शाम को शादी की तैयारी जोरों शोरों में थी। इफ्रा की मम्मी अपनी बेटी के लिए खूबसूरत जोड़ा और जेवरात एक ट्रे में सजाकर खुशी खुशी ब्यूटिशियन को साथ में लेकर इफ्रा के कमरे की तरफ बढ़ी। उनके दिमाग में ये था कि उनकी लाडली बेटी कहीं मुंह न बनाए हुए कोने में बैठी हो, जिसे उन्होंने मनाना पड़ेगा। इफ्रा बेटा, दरवाज़ा खोलो, देखो कौन आया है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो उन्हें थोड़ी सी हैरत हुई। उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया तो वह खुल गया। वह अंदर गई तो कमरा खाली था। एक लम्हे के लिए उन्हें लगा कि वह शायद बाथरूम में होगी, लेकिन वह वहाँ भी नहीं मिली तो उनके दिल में एक झटका सा लगा था। अलमारी देखी तो उसके रोज वाले कपड़े जो थे, उसका बैग गायब था, उसका मोबाइल भी वहाँ नहीं था। इफ्रा, इफ्रा, उनकी आवाज़ में अब घबराहट थी। उनकी आवाज़ सुनकर घर के लोग भी वहाँ जमा हो गए। जब सबको पता चला कि इफ्रा कमरे में नहीं है, पूरे घर में एकदम अफरा तफरी मच गई। मेहमानों से शादी का घर भरा हुआ था। बस कुछ घंटे बाकी थे और दुल्हन गायब। ये ख्याली किसी कयामत से कम नहीं था। ये खबर जब तैयार होते हुए आहत तक पहुंची तो उसने गुस्से से साथ अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसे यकीन था ये इफ्रा की ही कोई बचकाना हरकत है। वह इस शादी से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, ये उसे पता था, लेकिन वह हद ही पार कर जाएगी इसका उसे अंदाज़ा नहीं था। उसने अपनी शेरवानी पहनी और गुस्से भरे चेहरे के साथ कमरे से बाहर निकला। उसने सबसे पहले घर वालों और मेहमानों के सामने कोई भी घबराहट को अपने चेहरे पर दिखाने से परहेज किया।
जो भी हुआ घर के अंदर ही रहेगा, किसी को पता नहीं होना चाहिए। उसने एक जासूस सी जैसी निगाहों से बात को समझने की कोशिश की। आखिरी बार उसे किसने और कब देखा था? आहद ने सबसे पता कर और अंदाज़ा लगाया वह दोपहर के खाने के बाद से गायब है। उसके पास इफ़रा की करीबी दोस्तों के नंबर थे। उसने एक एक करके सबको फ़ोन किया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। उसका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था और वह ये भी जानता था कि इफ़रा इतना बड़ा कदम अकेले नहीं उठा सकती। ज़रूर उसकी कोई मदद कर रहा है। उसकी नज़रें उस नौजवान नौकर पर जाकर रुकी जो सहमी सहमी और घबराई हुई फिर रही थी। आहद सीधा उसके पास गया और बोला, बात सुनो। तो उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। इफ़रा कहाँ है? साहब मुझे नहीं मालूम, नौकरानी ने हकलाते हुए जवाब दिया। झूठ मत बोलो। आहद की आवाज़ बर्फ़ की तरह सख्त थी। मैं जानता हूँ तुम उसके सबसे करीब हो। अगर तुमने सच सच नहीं बताया तो मैं पुलिस को बुला लूँगा और चोरी और इफ़रा के किडनैप करने के इल्ज़ाम में तुम पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ोगी। ये धमकी काम कर गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह आहद के कदमों में गिरकर रोने लगी। साहब जी मुझे माफ़ कर दें। इफ़रा ने कसम ली थी मुझसे। वह अपनी दोस्त इकरा के घर पर गई है। नाम सुनते ही आहद के दिमाग में सब कुछ साफ हो गया। इकरा उसकी सबसे ख़ास और स्ट्रेट फॉरवर्ड दोस्त थी। वह जान गया था ये ज़रूर उसी की प्लानिंग होगी। ये सुनकर आहद की आंखों में एक खतरनाक चमक उठ गई। उसने अपनी मम्मी को बताया कि वह इफ़रा को लेने जा रहा है और किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वह थोड़ी देर में आ जाएगी। उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और तेज़ कदमों से बाहर की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर ऐसे जज्बात थे जैसे वह किसी जंग पर जा रहा हो। मैं जानता था आज वह इफ़रा को वापस नहीं लाया, ये शादी नहीं होगी तो कल वह कनाडा नहीं जा पाएगा और इससे भी बढ़कर उसके ख़ानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वह इफ़रा की बेवकूफ़ी और बचकाना हरकत की सज़ा ज़रूर देगा। आज उसे पता चलना था कि एक अकड़ू का गुस्सा कैसा होता है। इकरा के घर में इफ़रा को खुद को बहुत महफूज महसूस कर रही थी। उसने अपने घर वालों के कई फ़ोन नज़रअंदाज कर दिए और अब तो अपना फ़ोन ही बंद कर दिया। इकरा उसे तसल्लियाँ दे रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और आहद यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएगा। तुम देखना इकरा। इकरा ने उसे चाय का कप देते हुए कहा, शाम तक जब तुम नहीं मिलोगी तो ये शादी खुद ही तोड़ देंगे। उन्हें अपनी इज्जत भी तो प्यारी है, वह दुल्हन के भाग जाने का तमाशा नहीं बनाएंगे। इफ़रा ने पुरसुकून होकर चाय का घूंट भरा ही था, बाहर गली में गुस्से से ब्रेक लगाने की आवाज़ आई। इससे पहले कि वह कुछ समझती दरवाजे पर इतनी ज़ोर से दस्तक हुई जैसे दरवाज़ा कोई तोड़ने पर तुला है। इकरा की मम्मी जो एक सादा सी और नरम मिजाज रखने वाली औरत थी, घबरा कर दरवाजे की तरफ बढ़ी। कौन है भाई? जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, सामने आहद को गुस्से में लाल आग बबूला होते हुए चेहरे के साथ खड़ा देखकर उनकी सांस गले में अटक गई। आहद ने उन्हें साइड होने का इशारा भी नहीं दिया और खुद ही अंदर चला गया। उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह उसे पूरे घर में ढूंढ रही थी। इफ़रा कहाँ है? इकरा हिम्मत करके बाहर आई और बोली, आहद आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ड्रामे बंद करो। आहद की आवाज़ में जहर भरी ठंडक थी। इससे पहले कि मैं तुम्हारे पापा को फ़ोन करके तुम्हारी इस हरकत के बारे में बताऊं, इससे पहले तुम इफ़रा को मेरे हवाले कर दो। ये धमकी सीधा निशाने पर लगी थी। इकरा जानती थी अगर ये बात उसके पापा तक पहुंच गई, उसे उसका घर से निकलना ही बंद कर देंगे। उसका चेहरा पूरा पीला हो गया। वह यहाँ नहीं है। आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि वह कहाँ है। आहद ने एक एक करके अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए थे। उसकी आंखों में गुस्सा देखकर इकरा की टांगें कांपने लगी। अंदर कमरे में छिपी है। इफ़रा के लिए आहद की आवाज़ ही एक खौफनाक डर की तनहा थी। उसकी वही तेज हुक्म चलाने वाली आवाज़ एकदम उसका दिमाग पस्त कर देती थी। वह जब 15 साल की थी, जब उसके मैट्रिक के एग्ज़ाम थे और वह अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी के बहाने से एक नई रिलीज़ हुई फिल्म देखने सिनेमा चली गई। वापस में वह घर पहुंची तो आहद उसके इंतज़ार में खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई जज्बात नहीं था, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक बात थी। उसने उसके आते ही पूछा, कहाँ थी? वह मैं स्टडी ग्रुप के लिए गई थी। इफ़रा ने झूठ बोला। अच्छा, कौन सी किताब पढ़ रही थी? इश्क पेपर, ये इस फिल्म का नाम था। ये नाम सुनकर इफ़रा का गला सूख गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आहद को कैसे पता चला। आज के बाद तुम बिना बताए घर से बाहर कदम भी नहीं रखोगी और आज से तुम्हारा कॉलेज जाना भी बंद। अगर तुमने अपनी हरकतें ठीक नहीं की और ये तुम्हारी दोस्त हैं, इनसे भी दूर रहो। उसने फैसला सुनाया और अंदर चला गया। उस दिन इफ़रा को एहसास हुआ था आहद एक सख्त कजिन नहीं
बल्कि एक जासूस भी है। उसने कुछ छुपाना नामुमकिन था। बाहर से आई हुई इकरा की आवाज़ में उसे ख्यालों की दुनिया से जगाया। इफ़रा प्लीज़ बाहर आ जाओ, ये बहुत गुस्से में है। ऊपर वाले के लिए चली आओ। इफ़रा ने धोखा महसूस किया। जिसके कहने पर उसने इतना बड़ा कदम उठाया था और अब वही उसे शहर के आगे डाल रही थी। वह दोनों बहस कर रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खुला। आहद अंदर आ गया। उसे सामने देखकर इफ़रा की तो जैसे रूह ही कांप गई। आहद ने कुछ कहे बिना उसकी तरफ कदम बढ़ाए और उसका बाजू इतनी सख्ती से पकड़ा कि इफ़रा की चीख निकल गई। चलो, ये हुक्म था। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, छोड़िए मुझे। उसने अपने आप को छुड़ाने और उसे खाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिश खराब गई। आहद उसे कमरे से घसीटता हुआ बाहर लाया। इकरा और उसकी मम्मी के सामने से लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसने पीछे वाला दरवाज़ा खोला और इफ़रा को अंदर धकेलकर दरवाज़ा बंद कर दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। एक झटके से गाड़ी स्टार्ट हुई और तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ी। इफ़रा को लगा जैसे वह किसी किडनैपर की चंगुल से बच चुकी है। रोड पर आई इफ़रा पिछली सीट पर बैठी चीखने लगी, गाड़ी रोकिए, मैं कह रही हूँ गाड़ी रोकिए, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इफ़रा की बात उसने पूरी तरह इग्नोर करी और उसका ध्यान ड्राइविंग पर था। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग में सख्ती से जकड़ी हुई थी। उसके अंदर गुस्से का एक लावा उबल रहा था, मगर वह उसे रोके हुआ था। मुझे आपसे शादी नहीं करनी, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? इफ़रा ने रोते हुए उसकी सीट पर मुक्के मारते हुए कहा, आप एक घमंडी और खड़ूस इंसान हैं। मैं आपके साथ मर जाऊंगी, लेकिन रहूंगी नहीं। उसकी आवाज़ से आहत की बर्दाश्त की दीवार पर हथौड़ी की तरह बरस रहे थे। उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। शहर की सड़कों से गुजरकर वह लोगों को नहीं दिखाना चाहता था। उसने शहर से बाहर निकलने वाली एक सुनसान सी सड़क पर गाड़ी डाल दी। गाड़ी रोकिए, वरना मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग जाऊंगी, इफ़रा ने धमकी दी। ये वह पल था जब आहत की बर्दाश्त टूट गई। उसने पूरी जान से ब्रेक लगाया और गाड़ी सड़क के किनारे रुक गई। देखा, उसने एक झटके से मुड़कर पीछे बैठी इफ़रा को देखा। उसकी आंखों में ऐसी आग दहक रही थी कि इफ़रा एक लम्हे के लिए अपनी जगह पर हैरान हो गई। और फिर वह हवा जिसका इफ़रा ने कभी सोचा भी नहीं था। आहत ने आगे झुककर उसके गाल पर एक ज़ोरदार चटाक से वाले थप्पड़ की गूंज और फिर एकदम मौत का सन्नाटा छा गया। इफ़रा का सर एक तरफ को ढह गया। उसके कानों में साए साए होने लगी और बाल पर तो जैसे किसी ने आग रख दी हो। उसकी आंखें हैरत और सदमे से फैल गईं। रोना, चीखना, सब कुछ जैसे हलक में ही जम गया था। आहत ने जैसे ही उस पर हाथ उठाया, उसी लम्हे उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। गुस्से का लाल धुंधलापन उसकी आंखों के सामने से छटा और उसे नज़र आया कि उसने क्या कर दिया है। उसने उस लड़की पर हाथ उठाया था जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उसके ख़ानदान ने उसको दी थी। उसका अपना हाथ काँप रहा था। उसने इफ़रा के हैरान हुए चेहरों को देखा, जहाँ उसकी उंगलियों के निशान उभर रहे थे। एक नाकाबिले बयान पछतावा उसके पूरे वजूद पर छा गया। इफ़रा, उसकी आवाज़ बामुश्किल से निकली, मैं आई एम सॉरी। पर इफ़रा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वह बस खाली खाली नज़रों से सामने देख रही थी, जैसे उसका दिमाग काम करना छोड़ गया हो। आहत गाड़ी से बाहर निकल आया। उसने ठंडी हवा में कुछ गहरी सांस ली ताकि अपने आप को संभाल सके। उसे खुद से नफरत हो रही थी। वह किस तरह से इतना बेकाबू हो सकता था? उसने देखा कि इफ़रा ने डर की वजह से अंदर का दरवाज़ा लॉक कर लिया था। वह काँप रही थी। आहत ने शीशे पर हल्की सी दस्तक दी। इफ़रा, दरवाज़ा खोलो प्लीज़, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पर इफ़रा तो बिल्कुल टस से मस भी नहीं हुई। वह अपनी दुनिया में खो गई थी। आहत को लगा कि जैसे उसने आज सिर्फ उसके गाल पर नहीं बल्कि उसके भरोसे और आत्मा पर थप्पड़ मार दिया है। उसने बेबसी से गाड़ी के बोनट पर सर रख दिया। वह उस मसले को इस तरह से हल नहीं कर सकता था। गुस्से ने ये बात बिगाड़ दी थी। अब उसको कोई ऐसा रास्ता निकालना था, कोई ऐसा रास्ता जिससे वह उस लड़की के दिल में मौजूद अपने डर को ख़त्म कर सके। काफ़ी देर के बाद जब उसको लगा कि शायद इफ़रा कुछ संभल गई है, उसने दोबारा से शीशे पर दस्तक दी। इफ़रा, हमें बात करनी होगी, इस तरह नहीं, सुकून से। मैं तुम्हें ज़बरदस्ती घर पर नहीं ले जाऊंगा। पहले हम बात करेंगे, प्लीज़ दरवाज़ा तो खोलो। शायद उसके लहजे की नरमी और बेबसी ने इफ़रा पर कुछ असर करा था। उसने कांपते हुए हाथों से लॉक खोला। आहत ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट करी, पर इस बार उसका रुख घर की तरफ नहीं था। उसे पता था कि इस तूफान को घर पर ले जाने से पहले उसका पॉइंट बदलना होगा। आहत गाड़ी चलाता रहा, पर उसकी मंजिल घर नहीं थी। वह उसको शहर के एक सुकून भरे अच्छे से रेस्टोरेंट के बाहर ले आया, जो फैमिलीज़ के लिए काफ़ी मशहूर था।
यहाँ पर भीड़ कम थी और माहौल भी ऐसा था कि सुकून से बात करी जा सकती थी। बैठ जाओ, उसने बहुत हल्के आवाज़ में कहा। इफ़रा खामोशी से उतर गई। उसका चेहरा अभी भी सपाट था और आंखों में एक अजीब सा डर। वह किसी रोबोट की तरह उसके पीछे पीछे चलती हुई रेस्टोरेंट के अंदर गई। आहत ने उसको एक कोने वाली मेज़ पर बैठाया जहाँ उनकी प्राइवेसी बनी रहे। उस वेटर के ऑर्डर लेने आने पर आहत ने सिर्फ पानी और जूस का कहा था। वह जानता था कि इस माहौल में कुछ भी खाना पीना मुमकिन नहीं। काफ़ी देर तक उन दोनों के बीच एक भारी खामोशी छाई रही। आहत हिम्मत को जुटा रहा था कि बात को कहाँ से शुरू करे, क्या बोले। फिर आखिरकार उसने बात की पहल कर ली। बोला, देखो, मैं जो कुछ भी कहूँ वह मेरे किए का सुधार नहीं हो सकता। उसने नज़रें झुकाए हुए कहा था, लेकिन मैं फिर भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। जो भी था, मुझे तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैंने अपने आप को उस वक्त खो दिया था और उसकी कोई माफ़ी भी नहीं। पर इफ़रा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपने हाथों को देखती रही जो उसकी गोद में रखे हुए काँप रहे थे। आहत को एहसास हुआ कि ये मामला सिर्फ उसको हमदर्दी देने से या माफ़ी मांगने से हल नहीं होगा। उसको उसकी नफ़रत की जड़ तक पहुंचना था। उसको बेवजह वो वजह जाननी थी जिसकी वजह से इफ़रा ने बड़े ख़ानदान की इज्जत को दांव पर लगाने वाला कदम उठाया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही मुमकिन वजह घूम रही थी जो उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसने गहरी सांस ली और वह सवाल पूछ लिया जो उसके लिए बहुत मुश्किल था। सिर्फ एक बात सच सच जवाब दो, नरमी से बोला। क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? अगर कोई ऐसी बात है तो तुम मुझे बता दो। तुम मुझे बेफिक्र होकर बता सकती हो और मैं वादा भी करता हूँ कि मैं खुद सबसे बात करूँगा और इस शादी को रुकवा दूँगा। ये कोई सवाल नहीं था, ये तो इफ़रा के ज़ख्म पर नमक की पूरी थैली छिड़क दी गई थी। थप्पड़ का सदमा, किडनैप जैसा सलूक और अब उसके किरदार पर इतना बड़ा इल्ज़ाम। उसने एक झटके से अपनी नज़र उठाई और आहत को देखा। उसकी पहले आंखों में अब एक कदम आंसुओं का एक सैलाब उमड़ आया था। उसकी खामोशी टूटी, पर ऐसी टूटी थी कि आहत कांप कर रह गया था। वह हिचकियों से रोने लगी। उसकी आवाज़ में इतना दर्द और इतनी बेयकीनी नहीं थी कि आसपास की कुछ लोगों ने भी मुड़ मुड़ कर देखा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी, उसने टूटे फूटे शब्दों में कहा। एक थप्पड़ मारना कम था। मुझे उसका रिएक्शन देख करके आहत को किसी तूफान की तरह लग रहा था। वह दोस्त की मदद करने की कोशिश कर रहा था और एक इज्जत का रास्ता देने की कोशिश कर रहा था। घर पर उसके सवाल ने उस मामले को ज़्यादा बिगाड़ दिया। उसको एहसास हुआ कि उसने इफ़रा के बारे में कितना गलत सोचा था। वह उसकी नफ़रत की वजह कुछ और समझ रहा था, जबकि असली वजह शायद कुछ और थी। वह खुद था। ऊपर वाले के किए फैसले कभी गलत नहीं होते। उसने कहा, सोचो समझो। उसने जल्दी से सफाई दी। मेरा मतलब है तुम्हें बदनाम करना नहीं था, मैं तो बस वजह जानना चाहता था। मैं पागल हो रहा हूँ कि आखिर तुमने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। मेरे ख्याल में और कोई बात आ ही नहीं रही थी। वजह, आपको वजह जाननी है? वह गुस्से से, दुख से बोली। आप खुद एक वजह हैं। आज आपकी जेल जैसी पाबंदियाँ, आपकी हर वक्त के डांट पर, आपका मुझे इंसान नहीं समझना। मैं आपसे नफ़रत करती हूँ और आपने आज मुझ पर हाथ उठाकर और भी घटिया हरकत करी है। मुझे आपसे बहुत ज़्यादा नफ़रत होने लगी है। उसने अपनी कुर्सी से उठी और रोते हुए रेस्टोरेंट से बाहर भाग गई। कुछ पल के लिए हैरान बैठा रह गया वह। इफ़रा के शब्द हथौड़े की तरह उसके सर पर बरस रहे थे। आज पहली बार उसको अपनी पर्सनालिटी का वह अक्स नज़र आया जो दूसरों की नज़र में था। एक खरगोश, एक जालिम और एक इल्ज़ाम लगाने वाला इंसान। उसको लगा जैसे आज वह पूरी तरह से हार गया है। आहत तेज़ी से कुर्सी से उठकर काउंटर पर पैसे फेंककर इफ़रा के पीछे भागा और वह रेस्टोरेंट के बाहर फुटपाथ पर खड़ी बुरी तरह से रो रही थी। रात का वक्त और सड़क पर ट्रैफिक हो रहा था। इफ़रा रुको। पास आकर उसने उसकी बाजू पकड़ी और झटके से अपना बाजू इफ़रा ने छुड़ा लिया। मुझसे अब दूर रहिए, मेरे पास मत आइए। ठीक है, मैं पास नहीं आता, आहत ने कुछ कदम पीछे हटते हुए कहा। पर मेरी बात तो सुन लो। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती। मैंने तुम पर शक किया और उसके लिए मैं तुमसे 1000 बार भी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। मुझे नहीं सुनना आपकी कोई भी बात, कोई माफ़ी नहीं, वह रोते हुए बोली। आहत ने कहा, सुननी पड़ेगी। आवाज़ में इस बार नरमी के साथ एक अपनापन भी था। आज तुम मुझे बताओगी कि मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझसे इतनी नफ़रत करती हो।
तुमने कहा ना कि मैं तुम्हें इंसान नहीं समझता, तुम्हें बिल्कुल कैद करके रखता हूँ। मुझे बताओ, मैंने कब और कहाँ तुम्हें कैद करा है? आहत ने उससे सवाल करा और चौंका दिया। वह शायद सोच रही थी कि वह गुस्सा करेगा या उसको ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा, पर वह तो उससे सबूत मांग रहा था। इफ़रा ने गुस्से से कहा, आपको याद है जब मेरी फ्रेंड के साथ सिनेमा जाने पर आपने मेरा घर से निकलना ही बंद कर दिया था? आपको याद है जब आपने मेरा फेवरेट मोबाइल मुझसे छीन कर रख दिया था, ये कहकर कि ये बेकार है? और आपको याद है जब आपने मुझे कज़िन की शादी पर डांस करने से भी मना कर दिया था, ये कहकर कि हमारे ख़ानदान की लड़कियां ऐसे नहीं करती हैं? वह बोलती ही जा रही थी, उसकी बातें सुनता जा रहा था। इफ़रा अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी बातें गिनवा रही थी, जो शायद आहत के लिए मामूली बातें थीं, पर उन्होंने इफ़रा की पर्सनालिटी पर गहरे जख्म छोड़े थे। आपने मुझे कभी मेरी मर्ज़ी से जीने नहीं दिया। हर वक्त एक डर, एक खौफ रहता था कि आहत देख लेंगे तो फिर क्या कहेंगे। उन्होंने हर खुशी पर कोई ना कोई पाबंदी लगानी है। मैं इस घुटन से परेशान हो गई थी और अब मुझे पता चला कि आप हमेशा के लिए मेरे ऊपर हावी होने वाले हैं, तो मेरे पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसने अपनी पूरी भड़ास निकाल दी। वह सब कुछ कह दिया जो सालों से उसके दिल पर बोझ था। आहत ने उसकी सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी। जब वह खामोश हो गई तो आहत ने गहरी सांस ली। इफ़रा ने उसको देखा कि उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी उदासी और हैरत थी। वह उसको किसी और नज़र से देख रहा था। मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। आहत की आवाज़ में कोई गिल्ट दिख ही नहीं रहा था। मैंने तो जो कुछ भी किया वह अब मुझे लगा कि मैं एक कज़न के तौर पर तुम्हें हर चीज़ से बचा कर रख रहा हूँ और तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ। मैं तुम्हें दुनिया की बुराइयों से बचाना चाहता था। मुझे तो लगा कि फिल्मी, नॉवेल, इन सब में तुम्हारा ध्यान लगने की वजह से शायद पढ़ाई से हट जाएगा। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं तो हिफाजत के नाम पर तुम्हारी खुशियों को छीन रहा हूँ, तुम्हें उदास कर रहा हूँ, तुम्हें कैद कर रहा हूँ। ये आहत की तरफ से एक कन्फेशन था, एक ऐसा कन्फेशन जिसका कभी भी इफ़रा ने सोचा तक नहीं था। मैं तुम्हें खड़ूस लगता हूँ ना, मैं तुम्हें बुरा लगता हूँ ना, मैं मानता हूँ कि मेरा तरीका गलत था। उसने धीरे से दोहराया, शायद तुम ठीक ही कहती हो कि मेरा तरीका सही नहीं था, बहुत गलत था। वह कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर उसके सामने खड़ा हो गया। लेकिन अब क्या हो सकता है? घर पर सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन निकाह की डेट भी फिक्स हो गई है। अगर हमने मना करा तो दोनों ख़ानदान की इज्जत, सबकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। इफ़रा चुप हो गई। उसका गुस्सा कुछ कम हो गया था, पर मामला अभी भी वहीं का वहीं था। मुझे एक चांस तो दो इफ़रा, सिर्फ एक चांस, आहत ने उसकी बेयकीनी से देखते हुए कहा था। वह रिक्वेस्ट कर रहा था। कैसा मौका? इफ़रा ने, उसकी आंखों में अब भी शक था। आप बदल जाएं? ये तो नामुमकिन है। शायद मैं पूरी तरह से नहीं बदल सकूं, आहत ने ईमानदारी से कन्फेशन किया। मेरी फितरत में फ़िक्र करना और अपने प्यार करने वाले की हिफाजत करना मेरे खून में शामिल है, और शायद वह हमेशा ही रहेगा। पर मैं अपना तरीका ज़रूर बदल सकता हूँ, मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। वह उसके पास आया, उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें डर है कि तुम कनाडा में मेरे कैद में रहोगी? इफ़रा खामोशी से देख रही थी। फिर सुनो, मेरा वादा। आहत की आवाज़ एक बहुत ही संजीदगी और प्यार से भरी हुई थी। अगर तुम ये निकाह कर लेती हो तो मैं तुम्हें ज़ुबान देता हूँ कि कनाडा में तुम पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। तुम पूरी तरह से आज़ाद होगी। इफ़रा को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मतलब ये कि तुम्हें जो भी फिल्म देखनी है तुम देखना, तुम जा सकती हो। तुम्हें जो भी फोर्स या जो भी नॉवेल पढ़ना है तुम पढ़ लेना। तुम्हें जहाँ भी घूमने जाना है हम साथ में जाएंगे। मैं तुम्हारे किसी मामले में भी दखल नहीं दूंगा। अकेले भी जाना चाहो तो अकेले भी जा सकती हो। तुम अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से जियोगी। तुम अपनी ज़िंदगी की खुद मालिक बनोगी। मैं सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करने वाले के तौर पर तुम्हारे साथ रहूँगा, एक जेलर के तौर पर नहीं। ये पेशकश थी इतनी नाकाबिले यकीन कि इफ़रा को लगा कि वह कोई सपना देख रही है, वो नींद में है। मैं आप पर यकीन कैसे कर लूँ? आपने कुछ घंटे पहले मुझ पर हाथ उठाया था। ये कहते हुए उसका हाथ एकदम से अपने गाल पर चला गया। आहत के चेहरे पर तकलीफ़ की एक लहर दौड़ गई। मैं जानता हूँ, और मैं शायद सारी ज़िंदगी उसके लिए पछताऊँगा। मैं उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाऊँगा। वह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन शायद इसी गलती ने मुझे वह सच दिखाया है जो मैं पहले कभी नहीं देख सका। उसने एक लम्हे के लिए उसको देखा। क्या मेरा यकीन करने के लिए तुम्हारे पास कोई वजह नहीं है सिवाय मेरे शब्दों के? लेकिन तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास खोने को क्या है? अगर तुम मना कर देती हो तो घर में तूफ़ान आ जाएगा और शायद तुम्हें ज़बरदस्ती इसी रिश्ते में बांध दिया जाए। अगर तुम हाँ कर देती हो तो हमें तुम्हें एक आज़ाद ज़िंदगी
देने का मौका मिल जाएगा। ये एक डील है। इफ़रा, ख़ानदान की इज्जत के बदले तुम्हारी आज़ादी का सौदा। आहद ने उस बात को बहुत अच्छे अंदाज में उसके सामने रख दिया था। इफ़रा का दिमाग तेज़ी से चलने लगा। वह जानती थी कि आहद ठीक कह रहा है। घर वापस जाकर मना करने का मतलब ख़ानदान में बहुत बड़ा हंगामा, और आखिर में शायद वही होता जो कि बड़े चाहते हैं। पर यहाँ पर उसको एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी, एक ऐसी ज़िंदगी का वादा जो इफ़रा ने हमेशा सिर्फ सपनों में ही देखा था, अब हकीकत के रूप में उसके सामने खड़ा था। लेकिन उसके दिल में अब भी वह सवाल था कि क्या आहद अपने वादे पर कायम रहेगा। बहुत सोचने के बाद उसने अपनी बात रखी। उसने कहा, मेरी एक शर्त है। आहद ने उसकी तरफ देखा और शांत लहजे में बोला, बोलो। इफ़रा ने गहरी सांस लेकर कहा, आप सबके सामने, अपने मम्मी पापा और मेरे मम्मी के सामने ये कहेंगे कि कनाडा में मेरी पढ़ाई और मेरी पर्सनल ज़िंदगी के फ़ैसले मेरे अपने होंगे और आप उनमें दखल नहीं करेंगे। ये मांग बहुत बड़ी थी और ख़ुद आहद भी जानता था कि उसके पापा इस पर ऐतराज़ उठा सकते हैं। लेकिन उसने इफ़रा की आंखों में जो भरोसा देखा, उसने वही भरोसा जीतने के लिए ये कदम उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के बोला, मुझे मंजूर है। ये सुनकर इफ़रा को पहली बार लगा कि शायद आहद सच में बदलने की कोशिश कर रहा है। उसने एक आखिरी बार उसके चेहरे को गौर से देखा कि उसकी आंखों में सच्चाई खोजने की कोशिश की और फिर गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, मुझे भी मंजूर है। उसके लहजे में कपकपाहट थी, लेकिन उसमें एक ठहराव भी था, मानो किसी सौदे पर दोनों ने दस्तखत कर दिए। गाड़ी में वापस बैठते समय माहौल भारी था, लेकिन अजीब बात यह थी कि अब उनमें दुश्मनी नहीं थी। ये खामोशी वैसी थी जैसे दो लोग जंग हारने के बाद हाथ मिला लेते हैं। घर पहुंचकर जैसे ही गाड़ी से उतरे तो आहद ने एक लम्हे के लिए इफ़रा को रोका और हल्की आवाज़ में कहा, अंदर जो भी सवाल जवाब होंगे तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब संभाल लूँगा मैं। फिर उसने दरवाज़ा खोला और घर के अंदर चला गया। इफ़रा उसकी पीठ को देखती हुई उसके पीछे चली और उसके दिल में यही ख्याल घूम रहा था कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी डिमांड की है। घर में दाखिल होते ही दोनों को अपने घर वालों के परेशान और सवालों के चेहरे का सामना करना पड़ा। ड्राइंग रूम में जब सब जमा थे और माहौल में इतना ज़्यादा तनाव था कि इफ़रा का दिल और भी घबराने लगा। शहनाज बेगम रोते हुए उसकी तरफ बढ़ी और बोली, कहाँ थी तुम दोनों? और इफ़रा, तुमने ऐसा क्यों किया? तभी आहद सबके बीच खड़ा हुआ और शांत लहजे में बोला, जो हुआ उसमें गलती हम दोनों की थी। इफ़रा को कुछ गलतफहमियां थी जो अब दूर हो गई हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अब लोग यहाँ मौजूद हैं और इफ़रा निकाह के लिए राज़ी है। उसकी आवाज़ ठंडी और मजबूत थी। फिर उसने अपने पापा से की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मेरी और इफ़रा की एक शर्त है। कमरे में मौजूद हर इंसान ये सुनकर हैरान हो गया। आहद ने आगे कहा, शादी के बाद कनाडा में इफ़रा की पढ़ाई और उसकी पर्सनल ज़िंदगी के फ़ैसले वह खुद करेगी। मैं उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालूँगा। ये हम दोनों का फ़ैसला है और हम चाहते हैं कि आप सब इसकी इज्जत करें। ये सुनकर आहद के पापा को अपने बेटी की ज़ुबान से ये शब्द सुनना बहुत अजीब लगा। वह कुछ कहने वाले थे कि आहद की मम्मी ने उन्हें आंखों से खामोश रहने का इशारा किया, क्योंकि वह जानती थी कि इस वक्त मामले को संभालना ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ देर की भारी खामोशी के बाद आखिरकार आहद के पापा बोले, अगर तुम दोनों इसी में खुश हो तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं होगा। और इस तरह मामला शांत हो गया। इफ़रा को कमरे में भेज दिया गया जहां ब्यूटिशियन बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रही थी। वह दुल्हन बनने लगी, लेकिन उसके दिल में अब भी डर था और साथ ही उम्मीद की छोटी सी लौ जल रही थी। जब उसे निकाह के लिए नीचे लाया गया तो उसकी नज़रें तुरंत आहद को तलाश करने लगीं। वह पहले से ही वहां मौजूद था, सफ़ेद शेरवानी में संजीदा और बहुत हैंडसम लग रहा था। उनकी नज़रें एक लम्हे के लिए मिली और आहद ने बहुत हल्के से सिर हिलाया, मानो अपने वादे की याद दिला रहा हो। मौलवी साहब ने निकाह की शुरुआत की और वह लम्हा आ गया जिससे बचने के लिए इफ़रा ने पूरा हंगामा खड़ा किया था। मौलवी साहब की आवाज़ गूंजी, इफ़रा बीबी, क्या आपको आहद के साथ तय हुई महर के साथ ये निकाह कबूल है? इफ़रा ने आंखें बंद की। उसे आहद का वादा याद आया, तुम पूरी तरह से आज़ाद हो। उसने गहरी सांस ली और हल्की मगर साफ आवाज़ में कहा, कबूल है। फिर उसने 2 बार और दोहराया और निकाह पूरा हो गया। वह अब आहद की बीवी बन चुकी थी। इसके तुरंत बाद विदाई की रस्म जज्बाती माहौल बन गया, क्योंकि उनकी फ़्लाइट का वक्त करीब था। इफ़रा अपने मम्मी से मिलकर बहुत रोई। उसका घर, उसका बचपन सब पीछे छूट रहा था। आंसुओं में डूबी वह गाड़ी में बैठी और आखिरी बार अपने घर को देखा। आहद ने खामोशी से टिश्यू बॉक्स उसकी तरफ बढ़ा दिया। उस पल इफ़रा को एहसास हुआ कि
ये सिर्फ घर से विदाई नहीं बल्कि उसकी पुरानी ज़िंदगी से भी विदाई हो रही है। एयरपोर्ट और जहाज़ का सफ़र अजीब सी खामोशी में गुजरा। वह दोनों एक दूसरे के पास बैठे ज़रूर थे, लेकिन उनके बीच अभी भी मीलों की दूरी थी। ये निकाह दो ख़ानदानों को जोड़ चुका था, लेकिन उनके दिलों को जोड़ना अभी बाकी था। आहत ने पूरे सफ़र में उसका ख्याल रखा, उसकी हर छोटी ज़रूरत बिना कहे पूरी की, लेकिन बात बहुत कम हुई। कनाडा एयरपोर्ट पर उतरते ही इफ़रा ने पहली बार महसूस किया कि वह सच में अपने फ़ैसले के साथ बिल्कुल अकेली है और उसके पास सिर्फ वही इंसान है जिस पर उसने भरोसे का जुआ खेला था। अपार्टमेंट सिंपल लेकिन आरामदायक था। आहत ने पूरा घर दिखाया और एक कमरे की तरफ इशारा करके कहा, ये तुम्हारा कमरा है। जब तक तुम खुद नहीं चाहोगी, हमारे बीच कोई ज़बरदस्ती का रिश्ता नहीं होगा। तुम अपना वक्त लो, इस माहौल में ढल जाओ, फिर हम सोचेंगे कि इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाना है। ये आहत की तरफ से उसके वादे की शुरुआत थी और इस वादे को निभाने का सबसे बड़ा सबूत भी। इफ़रा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और कमरे में जाकर आराम किया। कुछ हफ्ते इस तरह गुजर गए। आहत ने उसे कॉलेज में एडमिशन दिलाया। वह खुद रोज़ उसे कॉलेज छोड़ने और लेने जाता। धीरे धीरे उनके बीच की बर्फ़ पिघलने लगी। पहले वह सिर्फ उसकी आज़ादी का सम्मान करता था, फिर धीरे धीरे उसकी आज़ादी में खुद भी शामिल होने लगा। उसके साथ उसकी पसंद की फिल्में देखता, उसके साथ शॉपिंग करता और पढ़ाई में मदद भी करता। इफ़रा ने आहत का नया रूप देखा, एक जिम्मेदार, ख्याल रखने वाला और दिलचस्प इंसान। उसने महसूस किया कि उसका सख्त रवैया दरअसल उसकी फ़िक्र और उसके अनजाने प्यार का गलत इजहार था। उनके रिश्ते में असली मोड़ उस दिन आया जब इफ़रा कॉलेज से लौटते वक्त मूसलाधार बारिश में फंस गई। आहत उसे लेने पहुंचा तो वह ठंड से कांप रही थी। उसने फ़ौरन अपनी जैकेट उतारकर उसके ऊपर डाल दी और उसे गाड़ी में बैठाया। घर पहुंचकर उसने अपने हाथों से उसके लिए गर्म कॉफ़ी बनाई। उस दिन जब आहत ने कॉफ़ी का मग उसकी तरफ बढ़ाया तो इफ़रा ने उसकी आंखों में अपने लिए वफादारी, फ़िक्र और छुपा हुआ प्यार देखा, जो हमेशा से था, लेकिन हालात और गलतफहमियों ने उस पर पर्दा डाल रखा था। इफ़रा ने कॉफ़ी का मग लेते हुए उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और धीमी आवाज़ में बोली, मुझे लगता है अब अलग कमरे की ज़रूरत नहीं है। उसकी आवाज़ बहुत हल्की थी, मगर उसमें अपनापन और एक उम्र का इकरार छिपा था। आहत के चेहरे पर सुकून की मुस्कान फैल गई। उसने उसका दूसरा हाथ पकड़ते हुए उसके भीगे बालों को चेहरे से हटाया और कहा, मेरी जान, मैं भी इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था। ये उनकी नई ज़िंदगी की असली शुरुआत थी, एक ऐसी सुबह जिसने नफ़रत और डर की लंबी रात को ख़त्म कर दिया था। अब वह खड़ूस इंसान जो कभी उसकी कहानी का सबसे बड़ा विलन था, उसकी ज़िंदगी का सबसे प्यारा हीरो, उसका हमसफ़र, उसका सहारा बन चुका था। कनाडा में दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी नई मोहब्बत की दास्तान लिखनी शुरू कर दी। कनाडा की ठंडी हवाओं और नए माहौल में इफ़रा का हर दिन एक इम्तिहान था। शुरू में उसे लगता था कि शायद वह यहाँ कभी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। नया शहर, नई यूनिवर्सिटी, नई दोस्तियाँ और सबसे बढ़कर एक नया रिश्ता जिसका बोझ उसके दिल पर हर पल महसूस होता था। मगर आहत की मौजूदगी धीरे धीरे उस बोझ को हल्का करने लगी। वह रोज़ सुबह उसके लिए नाश्ता बनाता, उसे कॉलेज छोड़ता और शाम को लेने आता। कभी वह ज़्यादा कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप उसकी छोटी छोटी पसंदों का ख्याल रखता। इफ़रा को ये सब अजीब भी लगता और अच्छा भी। उसे लगने लगा था कि जिस इंसान को वह हमेशा खड़ूस समझती आई थी, उसके अंदर एक नरमी भी है जो शायद किसी और ने कभी देखी ही नहीं थी। एक दिन यूनिवर्सिटी से लौटते वक्त इफ़रा की क्लास प्रोजेक्ट टीम घर आ गई। वह बहुत घबराई कि पता नहीं आहत को अच्छा लगेगा या नहीं, मगर आहत ने बिना कुछ कहे सबका स्वागत किया, खुद कॉफ़ी बनाई, स्नैक्स निकाले और जब सब दोस्त चले गए तो बस हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें जो भी काम करना है करो, मैं तुम्हें रोकने नहीं आया। इफ़रा को पहली बार महसूस हुआ कि उसका भरोसा आहत कहीं न कहीं साबित हो रहा है। धीरे धीरे उनका रिश्ता बदलने लगा। अब वह दोनों सिर्फ एक ही घर में रहने वाले लोग नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के साथी बनने लगे। कभी आहत उसे शहर की खूबसूरत जगहों पर घुमाने ले जाता तो कभी इफ़रा उसकी पसंद का खाना पकाकर उसे सरप्राइज़ देती। छोटे छोटे पलों ने उनके बीच की दीवारों को गिरा दिया, लेकिन हर कहानी की तरह उनकी कहानी भी बिना मुश्किलों के नहीं थी। इफ़रा को अपनी पढ़ाई और नई लाइफ में इतना मशगूल देखकर आहत को कभी कभी अकेलापन महसूस होता। वह खुद चाहता था कि इफ़रा उसकी तरफ ध्यान दे, उससे बातें करे, लेकिन उसने कभी मजबूर नहीं किया। एक रात जब इफ़रा देर तक पढ़ाई में लगी रही तो आहत चुपचाप सोफे पर बैठा उसका इंतज़ार करता रहा। जब इफ़रा ने अचानक सिर उठाया और उसे जागता देखा तो उसके दिल को झटका लगा। उसने जाकर आहत का हाथ पकड़ा और धीमे से कहा,
तुमने वादा किया था कि मुझे आज़ादी दोगे, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरी आज़ादी तुम्हें अकेला कर दे। आहद ने पहली बार उसका हाथ कसकर थाम लिया और बोला, मुझे तुम्हारी आज़ादी से कभी तकलीफ़ नहीं थी इफ़रा, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। उस लम्हे ने उनके रिश्ते को एक नई डेफिनेशन दी। इफ़रा को लगा कि वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रही, बल्कि उस इंसान के लिए भी जिम्मेदार है जो उसके हर कदम पर उसका सहारा बना हुआ है। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए। अब आहद और इफ़रा का रिश्ता धीरे धीरे मोहब्बत में बदल रहा था। वह दोनों साथ मिलकर ज़िंदगी को आसान भी बना रहे थे और खूबसूरत भी। इफ़रा जब भी शाम को लाइब्रेरी से लौटकर आहद को दरवाजे पर इंतज़ार करते देखती तो उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आता। एक दिन कनाडा की बर्फ़ से ढकी गलियों में चलते हुए आहद ने अचानक रुककर कहा, तुम जानती हो इफ़रा, जब मैं आ रहा था तो मुझे लगा था कि ये निकाह सिर्फ एक जिम्मेदारी होगी, लेकिन अब लगता है कि ये मेरी सबसे बड़ी खुशी है। इफ़रा उसकी आंखों में देखते हुए बस मुस्कुराई और धीरे से बोली, और मुझे लगा था कि तुम मेरी आज़ादी छीन लोगे, लेकिन तुमने तो मुझे सबसे बड़ी आज़ादी दी, खुद पर भरोसा करने की। उनकी बातें सिर्फ बर्फ़ की ठंडक फिजाओं में घुल गईं। शायद यही वो पल था जब दोनों को एहसास हुआ कि उनकी कहानी अब किसी समझौते की नहीं बल्कि सच्ची मोहब्बत की दास्तान बन चुकी है। सच्चे रिश्ते मजबूरी या दबाव से नहीं बल्कि भरोसे और समझ से मजबूत होते हैं। इफ़रा और आहद की कहानी यही सिखाती है कि अगर किसी को आज़ादी और भरोसा दिया जाए तो वह रिश्ता सिर्फ निभाया ही नहीं जाता बल्कि मोहब्बत में बदल जाता है। असली खुशी एक दूसरे को कैद करने में नहीं बल्कि एक दूसरे का सहारा बनने में है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।